अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह हूँ और आप देख रहे हैं सच डिजिटल। नाज़रीन, आज के वीलॉग में हम बात करेंगे मज़ाहमत की जाने से पै दर पै वार जारी हैं। साथ साथ में इस वक्त बहुत बड़ा इल्ज़ाम जो है तैयब अर्दोआन के हवाले से लगा है, और ये इल्ज़ाम किसने लगाया है, बड़े इंपॉर्टेंट शख्सियत, उसके बारे में बात करेंगे। दीगर बहुत सारी ख़बरें हैं गाज़ा के हवाले से, लेकिन आप सबका मैं शुक्रगुज़ार हूँ जिस तरीके से आप सुनते हैं। और मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि भाई मज़ाहमत ये नहीं है कि भाई आपने बंदूक उठाई और आपने जो है गोलियाँ चलाई। नहीं, मज़ाहमत की अगर आप देखें पूरी दुनिया में डिफरेंट तरीके से हो रही है। कोई यूनिवर्सिटी में अपनी आवाज़ बुलंद कर रहा है, कोई शख्स जो है वो कलम के थ्रू लिख रहा है, कोई अपने पॉडकास्ट के ज़रिए लिख रहा है, कोई जाके मुख्तलिफ़ प्लेटफार्मों पे जाके इस चीज़ों के हवाले से बात कर रहे हैं। यानी यही मज़ाहमत होती है। और फिर बड़ी मज़ाहमत ये है कि आप जैसे लोग जो हक़ और सच की बात सुनते हैं। वरना आज की दुनिया में अगर आप देखें तो दुनिया जो है वो ढकोसला किस्म की चीज़ों पर बात करना बिलीव करती है। वो मज़लूम को सुनना ही पसंद नहीं करती, मज़लूम की फ़रियाद सुनना कोई पसंद ही नहीं करता। लेकिन मैं आप सबको ये क्रेडिट देता हूँ कि कम से कम आप रोज़ अव्वल से, जब से 7 अक्टूबर से ये मामला हुआ है, आप मेरे साथ जुड़े हैं। और जिस तरीके से आपका सपोर्ट है, मैं समझता हूँ कि ये मेरे साथ नहीं है बल्कि ये गज़ा के हर मज़लूम का सपोर्ट है, जिसके लिए हम आवाज़ बुलंद करते हैं और आप सब उनका साथ देते हैं। तो मैं आपका भी शुक्रगुज़ार हूँ। ख़बर की जानिब से बढ़ते हैं। एक तरफ तो ख़बर यह है कि गज़ा के जनूबी इलाके खान यूनिस के मशरक़ में अफसान कुबरा के मुकाम पर गाड़ियों पर फायरिंग की गई है। गाड़ियों पर माटर गोले मज़ाहमत की जानिब से बरसाए गए हैं। कहा यह जा रहा है कि उसमें भी मुतअद्दिद फ़ौजियों का जानी माली नुकसान हुआ है। और एक चीज़ नाज़रीन मैं आपके सामने रखूं, क्योंकि मैं इन इलाक़ों से बड़े करीब तर से होता हुआ गुज़रा हूँ, क्योंकि आप जब गुज़रते हैं तो गज़ा की पट्टी बिल्कुल नीचे नज़र आती है। ये सारी चीज़ें जो है आपके सामने नज़र आती है। अभी रिसेंटली मैं और मेरे दोस्त रज़ी ताहिर हम जब गए थे लबनान की तरफ, तो बहुत सारी चीज़ें हमने बड़ी अपनी आंखों से देखी है। तो गज़ा की पट्टी के हवाले से अगर बात करें, वहाँ पे दोबारा मज़ाहमत का खड़ा होना यकीनन सवालिया निशान उठ रहे हैं। और ये सवालिया निशान जो हैं, ये मैं और आप नहीं उठा रहे हैं, बल्कि इसराइल के अंदर इंटेलिजेंस जो है वो उस पर सवाल उठ रहे हैं। और यही वजह है कि उनके हर दूसरी मीटिंग में लड़ाई होती है, उनके हर मिनिस्टर के साथ लड़ाई होती है कि भाई साहब हो क्या रहा है। मतलब आप तो समझे थे कि हम हमास को ख़त्म कर देंगे, 3 दिनों का काम है। आज हमास या अल-क़साम ब्रिगेड ये उससे जुड़ी जो मज़ाहमती ग्रुप से आपने उसके साथ क्या किया है? अगर आपने उनको मारा भी है तो वो दोबारा खड़ी हुई हैं। उन्होंने मार खाई। और आपको याद होगा या नहीं होगा, मैंने आपको पहले दिनों में मैंने कहा था कि हमास ख़त्म नहीं होगा। उसकी वजह है, जब आप किसी के घर के बच्चे को मारेंगे तो क्या वो बंदूक नहीं उठाएगा? उठाएगा, जब उसको इंसाफ नहीं मिलेगा। तो यही वजह है कि उनकी तादाद कम होने के बजाय बढ़ती चली जा रही है। तो मज़ाहमत की जो कार्रवाई हुई, इसमें कहा जा रहा है कि हमने भरपूर जवाब दिया है। और हमने ये जो मुकाम ये बता रहे हैं कि वहाँ पर हमने जाके जो है इन पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। दूसरे आपको बताते चलें कि शुमाली गज़ा के जबालिया के मशरक़ महाज पर एक मरकावा सयूनी टैंक को जो है टावर टैंडम शेल से कामयाबी से निशाना बनाया। अब आप देखें, मरकावा टैंक, फुलादी टैंक, जिस पर बहुत ज़्यादा इसराइल को नाज था कि भाई इस टैंक की मात नहीं हो सकती। लेकिन चूंकि आपने देखा कि मुसलसल गाज़ा में कब्रिस्तान बना हुआ है, कब्रिस्तान बनाया गया है पूरे मरकावा टैंक का। और फिर आप अंदाज़ा लगा लें, यानी इनकी सलाहियत का अंदाज़ा लगा लें कि इनके पास कुछ नहीं है। ख़ुद तैयार करते हैं बम, ख़ुद साख्ता बम होता है, उससे मार करते। फिर आप ये अंदाज़ा लगा कि मरकावा टैंक में एक हल्की सी सुई है, उसको मारना है। उसके लिए आपके पास मिज़ाइल जो है, आपके पास मिज़ाइल भी कम है। तो जब आप मारते हैं तो उसके लिए ऐसा ज़बरदस्त किस्म का उनके पास वो है निशाना। बाज़ जो है ऐसे लोग हैं कि वो खड़का लेते हैं। तो कहा यह जा रहा है कि ये जो मरकावा टैंक तबाह हुआ है, इसमें अंदर अमला शामिल था, उनकी भी हलाकत हो चुकी है। तो ये भी कहा जा रहा है कि ये सिर्फ एक टैंक नहीं गिरा, ये सयूनियत के गरूर पर एक कारी ज़रब थी जो हमने लगाई है। ये मज़ाहमत की जन्म से ये बयान है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। और यमनी जो हौसी हैं भाई, वो कहते हैं कि खड़का देंगे, नहीं छोड़ेंगे। बड़े मजबूत किस्म के लोग हैं। अभी जब हम लुबनान गए तो हमारी मुलाकातें कुछ हौसी रहनुमाओं के साथ हुई थी, उनके साथ बातचीत भी हुई थी। वो बड़े नडर किस्म के, बहादुर के। हालांकि गुर्बत बहुत ज़्यादा है, गुर्बत, बेरोज़गारी बड़ी ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद जो सब्र है, जो तामुल है, जो बहादुरी है, जो जुर्रत, जो शुजाअत का वो मुज़ाहरा करते हैं, वो उससे आप हैरान हो जाएंगे।
تو انہوں نے کہا ہے کہ آج کسی بھی قومیت کا وہ جہاز جو صیونی بندرگاہ سے تعاون کرے گا ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے، ہم ریڈ سی میں اس کا قبرستان بنا دیں گے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یمن کہہ رہا ہے۔ اور انہوں نے باتیں نہیں کی ہیں اس 2-3 سالوں میں، آپ نے دیکھا انہوں نے باتیں نہیں کی ہیں۔ انہوں نے باب المندب ریڈ سی میں قبرستان بنایا تمام تر ان جہازوں کو جو بڑے بڑے طاقتور جہاز تھے، بڑے زبردست قسم کے جہاز تھے، جو برطانیہ کے جہاز تھے، جو امریکہ کے جہاز تھے، جو اسرائیل کے جہاز تھے، جو ترکی کے جہاز تھے۔ اب انہوں نے کہا ہے کہ نہیں، بہت ہو گیا، اب آپ جو برطانیہ اور اس کے جو کم آتے ہیں تو عرب ممالک کے جو جہاز آتے ہیں، ٹرکی کے جو مال لے کے جاتے ہیں، ہم ان کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اب قومیت کو نہیں دیکھیں گے کہ یہ مسلمان ہے تو اس کا جہاز ہے چلو معافی دے دو ہی، نہیں 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 نہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو صیونی کی مدد کرے گا، چاہے وہ سکھ ہو، ہندو ہو، مسلمان ہو، کرسچن ہو، جیوش ہو، ہم اس کی ٹھکائی کریں گے۔ تو کرنا بھی چاہیے میرے خیال میں، کیونکہ وہ مظلوموں کے ساتھ کھڑے اور مظلوموں کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں۔ تو یہ انہوں نے اعلان کیا، اور یہ ابھی میرے سامنے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ محض دھمکی نہیں ہے، فلسطینیوں کے خلاف ظلم کے جو جاری ظلم ہے اس کا جواب ہم زبردست طریقے سے دیں گے، اور یہ مزاحمت جاری ہوگی۔ تو ایک طرف تو یہ سچویشن ہے، دوسرے نے آپ کو بتاتے چلے کہ لبنان کے نائب وزیر اعظم نے کہا ہے کہ لبنانی سرزمین کے 5 مقامات پر اسرائیل نے قبضہ کر لیا ہے۔ اسرائیل لبنانی سرزمین پر مسلسل حملہ کرتا ہے، ہمارے شہری کو روزانہ قتل کرتا ہے، اور ہماری سرزمین کے 5 مقامات پر قبضہ کر چکا ہے۔ یہ اب لبنانی وزیر اعظم کی بات ہے، لیکن لبنان میں مختلف قسم کی سوچیں پائی جاتی ہیں۔ ایک سوچ مزاحمت کے ساتھ کھڑی ہے، کچھ سوچیں اسرائیل کو سپورٹ کرتی ہیں، کیونکہ اس میں دروز، کرسچن، جیوش، مختلف لوگ رہتے ہیں۔ تو مختلف سوچوں کی وجہ سے، اور پھر اتنا زبردست قسم کا پریشر کہ حزب اللہ کو سرنڈر کرو، یہ کرو، وہ کرو، حالانکہ حزب اللہ نے ٹھکائی کی تھی، کئی 100 فوجی مارے تھے، ہر دن فوجی ان کے مارے جاتے تھے۔ تو ایک طرف تو یہ سچویشن ہے، دوسری جانب آپ کو بتاتے چلیں کہ خطرہ بھی ہے کہ آنے والے دنوں میں لبنان پر حملہ ہو سکتا ہے، لیکن لبنان پر حملہ ہوگا تو آگے کیا ہوگا؟ میرے کچھ ذرائع یہ بتاتے کہ کم سے کم 1.5 لاکھ میزائل اس وقت حزب اللہ کے پاس پڑا ہے۔ 1.5 لاکھ میزائل حزب اللہ کے پاس پڑا ہے، اور وہ سرنگیں جو میں نے آپ کو شروعاتی دنوں میں دکھائی تھی وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ یونیسیف غزہ کے لیے فضائی امداد سامان فضول ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف نے جو ہے وہ بات کی، انہوں نے کہا بھائی یہ جو اوپر سے آپ پھینکتے ہو نا، یہ زیادتی کرتے ہو۔ فتح اریکان سابق ترک وزیر اعظم کے فرزند جو ہیں، ان کے بیٹے ہیں، ان کا نام ہے فتح اریکان۔ انہوں نے کہا کہ اردگان کیسے یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ فلسطین کی حمایت کرتا ہے، جبکہ ایک ہی وقت میں ہزاروں ترکوں کو اسرائیل کی جانب سے لڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اب میں جب بولتا تھا تو لوگ کہتے تھے آپ زیادتی کر رہے ہیں، آپ یہ بنا رہے ہیں ہمارے مسلمانوں کے خلاف تفرق۔ اب یہ ان کا بیٹا ہے، ترکی کے وزیر اعظم کا بیٹا ہے، اور طیب اردگان کو کہتا ہے کہ آپ نے تو فوجی بھیجی ہے۔ اب یہ وہ کہہ رہا ہے، وہ کہتا ہے اردگان خاموش ہے، ان سے 5000 ترکوں کی شرکت پر جو اسرائیلی فوج میں خدمت سر انجام دے رہے ہیں اور غزہ کے بچوں کے قتل عام میں شامل ہیں، یہ انتہائی شرم کی بات ہے۔ اندازہ لگا لیں بھیا، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ جو ہے اس کا نام ہے فتح اریکان، یہ وہ بات کر رہا ہے۔ تو فتح اریکان یہ بات کر رہا ہے تو بھیا مان لیجئے گا کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کوتاہیاں تو ہیں۔ بہرحال اپنا خیال رکھیے گا، بہت شکریہ۔